अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज़ आ रही है और ये स्क्रीन मेरी शेयर होगी आपके साथ? ओके, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, आज जो हम जो करने जा रहे हैं वो डी डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है एल्गोरिदम, या कह लें क्लस्टर्स मोस्टली फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस तरह से क्लस्टर्स बिहेव करेंगे और किस किस्म के डाटा पे इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने पीसीए करा था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, जो कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन के इस्तेमाल, जिसमें मतलब हमारे पास अगर कह लें कि बेशुमार फीचर्स मौजूद थे, जैसे 100 प्लस फीचर्स किसी डाटा सेट में मौजूद हैं या 200 प्लस हैं, तो उसको वो क्या कहते हैं रिड्यूस कर सकता है। पीसीए हमने देखा था कि किस तरीके से वो काम करता है, कि वो हर एक वेक्टर कंपोनेंट बना लेता था हर फीचर के अकॉर्डिंग, और जिन वेक्टर्स के साथ आइजन वैल्यूज़ ज़्यादा मौजूद होती थी, या उतने कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करता था जो 95% ऑफ डाटा वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे होते थे। जैसे हमने आइरिस का डाटा सेट लिया था, तो उसमें वैसे 4 फीचर्स होते हैं, तो उनमें से उसने 2 फीचर्स को सिलेक्ट किया था और उसने कहा था कि ये 2 फीचर 95% डाटा को एक्सप्लेन करें, लिहाजा हमारे लिए ये 2 फीचर्स इनफ है। अगर हम आइरिस के डाटा सेट को क्लासीफाई करना चाह रहे हैं आइरिस फ्लावर्स की। तो इसी तरह अब हमारे पास ज़रूरत क्यों पेश आई टीएसएनई एल्गोरिदम की। इसके नाम से आपको ज़ाहिर होगा कि ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर नेबर एम्बेडिंग टीएसएनई, ये हमारे पास एक पावरफुल होता है और वाइडली यूज्ड टेक्नीक है, जिसके और मोस्टली हम जिसको जो यूज़ करते हैं, इसको हम कह लें कि जो हाई डायमेंशनल हमारे पास डाटा होता है उसको विजुलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब क्योंकि जब इतने ज़्यादा फीचर्स हों, उन सब को लेके हम डाटा सेट को विजुलाइज़ तो नहीं कर सकते। तो ये करता है, ये हमारे पास इसके नाम से ज़ाहिर है कि नेबर एम्बेडिंग्स, यानी कि इसके साथ जो डाटा पॉइंट एक अगर उसने लिया, उसके साथ जो नेबर में उसके करीब डाटा पॉइंट मौजूद होंगे, उन सब के क्लस्टर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह से हमारे पास एट दी एंड 2D या 3D में कह लेंगे हम डाटा को विजुलाइज़ कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा गिवन डाटा था वो किस तरह का था। अभी जो मैंने बात बोली, इसको समझने के लिए हम आज की जो क्लास है इसमें हम मिनिस्ट के डाटा सेट पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो मिनिस्ट का डाटा सेट आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास मिनिस्ट का जो डाटा सेट होता है वो बेसिकली हमारे पास कह लें कि डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, और उस डाटा सेट में तकरीबन कह लें कि 70,000 प्लस या 70,000 ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं, जिसमें डिजिट्स थे 0 से लेके 9, और आपको पता है कि वो हैंड रिटन डिजिट्स हमने गार्डन लास्ट क्लास में चेक किया था उस डाटा सेट को। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो एक पिक्चर थी वो 28 × 28 पिक्सल्स की थी ना, तो यानी कि तकरीबन 784 फीचर्स बन जाते थे उसमें। तो अब हमारे पास जब इतने ज़्यादा फीचर्स होंगे, उन सबको इकट्ठे विजुलाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम फिर ऐसे फीचर्स को जब हमने विजुलाइज़ करना, तो हम या पीसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या टीएसएनई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास होगा क्या कि दोनों में हम क्या करेंगे, हम दोनों एल्गोरिदम मिनिस्ट के डाटा सेट पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि दोनों हमारे पास किस तरह से चीज़ों को सेपरेट करते हैं, किस तरह से हमें चीज़ों को दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने कहने के लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा ली हैं। देन उसके बाद हमने इसके डाटा सेट एक्स वाई में आपको पता ही है, हम टेन जो फीचर्स को अलग कर लिया और टारगेट वैल्यू को अलग कर लिया। दैन उसके बाद डाटा को हमने स्केल किया, क्योंकि हमने देखा था कि जो पीसीए है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, स्केल्ड हुआ डाटा प्रोवाइड करते हैं। दैन हमने इधर पीसीए को ट्रेन करा लिया और यहाँ पे टीएसएनई को ट्रेन करा लिया। अच्छा, ये आपको याद होगा कि जब हम पीसीए को ट्रेन करा रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि इसमें एक पैरामीटर था एन कंपोनेंट्स का ना, वो हमने इधर 2 सेलेक्ट किया था ना। तो इसी तरह हमारे पास जो टीएसएन है, इसमें पैरामीटर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे ये 3 पैरामीटर्स हम इधर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से एक एन कंपोनेंट्स है सेम, इसमें एक होता है परप्लेक्सिटी का ना,
परप्लेक्सिटी क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास बेसिकली क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टीएसएन क्या कर रहा होगा, ये नेबरिंग के यानी कि लोकल जो कहने के आपके पास एस्पेक्ट होगा ना डाटा पॉइंट्स का, उन पे फोकस कर रहा होता है। और उसके पास जो पीसी होता है वो तो आपको याद होगा कि वो कोशिश करता है कि वो इतना बड़ा क्लाउड बनाए जिसमें मैक्सिमम मतलब है कि जो डाटा पॉइंट्स है वो उसमें से पास हों। तो परप्लेक्सिटी क्या करता है, वो मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट को ना कवर कर रहा होता है, एस्पेक्ट को देख रहा होता है किसी, क्योंकि जो हमारे पास टीएसएन होता है ये बेसिकली ये लोकल पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। तो जो परप्लेक्सिटी की वैल्यू होती है हमारे पास, ये बेसिकली इस चीज़ के दरम्यान बैलेंस रखती होती है। बाकी रैंडम स्टेट्स हो तो आप कहेंगे कि 42 या हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं कि रैंडमली तुम डाटा को इस तरह से ले लो, जैसे भी। इसके बाद हमने इसके प्लॉट को दोनों के प्लॉट्स को हमने कैनिंग ग्राफ्स को हमने जनरेट किया और देखा कि विजुअली हमारे पास इन दोनों ने कैसा परफॉर्म किया इन्वेस्ट के डाटा सेट के। पहले अगर हम बात करें पीसीए की, तो मिनिस डाटा सेट के ऊपर तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये सारा उस जितने भी नंबर्स थे हमारे पास उस इमेजेस के अंदर उस सारे भी उसने विजुलाइज कर दिए। दूसरी तरफ जो ये वाला डाटा सेट है हमारे पास, ये मिनिस्ट का डाटा सेट है, सॉरी मिनिस्ट के डाटा सेट पे अप्लाई हुआ है टीएसएन। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में क्लियरली डिफरेंस है एक। अब वो डिफरेंस क्या है हमारे पास, बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास पीसीए का हमने कहा कि ये क्लाउड में आता है और इस तरह से इसकी कोशिश होती है डाटा को विजुलाइज कराने की, इसके मैक्सिमम जो वैल्यूज है उसको कैप्चर करें। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें इसमें जो मिलते जुलते जैसे 3 और 6 हो गए, या इस तरह 4 और 9 हो गए, जो सिमिलर भी आते हैं हमारे पास जो डिजिट्स थे, उनको उसने कि आपस में इकट्ठे कर दिए और वो उन डिजिट्स काफ़ी सारे ओवरलैप भी हो गए। लेकिन टीएसएन क्या करता है, वो अपने जो नेबर वाले फीचर्स होते हैं उनका आपस में रिलेशन देखता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है उनको क्लस्टर करता रहता है। इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डाटा क्लियरली क्लस्टर फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। लेकिन हम देखें तो डाटा के क्लस्टर फॉर्म में इधर भी ओवरलैपिंग है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि इधर, जिस तरह आप देखें तो सारे ब्लॉक्स के हो गए ओवरलैप हो गए। तो इससे आपको बात समझ आ रही होगी कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास क्लियर एक क्या लें क्लस्टरिंग बनी है डिजिट्स की, इसमें हमारे पास इसके अंदर टीएसएनई के अंदर। तो हमारे पास जो कहने के जो पीसीए था उसमें 3 और 8 और 4 और 9 जो कि सेपरेट डिजिट्स थे, लेकिन उनको उसने इतना अच्छा अलहदा नहीं किया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इससे हम मतलब है कि हम क्या चीज़ देखते हैं, किस तरह से टीएसएनई के आखिर ये करता कैसे है और उसके बाद पीसीए ने ऐसा क्यों बिहेव किया। तो उसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि जो पीसी है बेसिकली वो लीनियर डाटा को ना ट्रीट करता है, और इसमें जो हमारे पास क्या है ना कि हमारे पास जो प्राइमरी गोल भी होता है ना वो ये होता है कि हम उसकी डायरेक्शन देखें डाटा की ना, और हमारे पास किस तरह से डाटा फैला हुआ है। और इसमें हम कह लें कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारे पास एक हम कह लें कि प्रिंसिपल कंपोनेंट या ऐसे बना लेते हैं ग्लोबल शीट का कि जिसमें मैक्सिमम जो डाटा के पहुँचे हैं उसके अंदर आ रहे हैं। तो इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के अगर डिजिट की क्लासेस हैं या नहीं है। वो हो सकता है जैसे डिजिट जो 0 है और डिजिट 1 है, उनके लेवल्स को भी अपने अंदर कंसीडर कर लें। तो इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि दूसरा जैसे 3 और 8 है, ये दूसरे दोनों अलग ग्रुप्स में है। ये इन दोनों को देखेगा कि मतलब है कि एक जैसे हैं, तो उन दोनों को सिमिलैरिटी की बेस पे क्या करेगा, इकट्ठे कर लेगा और डाटा को कैप्चर करेगा। इस वजह से हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे क्या ज़्यादातर ओवरलैप हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टी डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक नॉन लीनियर डायमेंशनल डिडक्शन टेक्नीक है। तो हमारे पास ये नॉन डाटा को ज़्यादा अच्छे से कहने विजुलाइज करने में मदद देता है। और जो टीएसएन होता है इसका मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसका जो फोकस होगा वो उन डाटा पॉइंट्स पे होता है जो क्लोज होते हैं एक दूसरे के ना। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि जब डाटा फैला हुआ था बेशुमार डायमेंशन में, उनके अंदर भी जो डाटा पॉइंट्स एक दूसरे के करीब थे, उनकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए उनको 2D में जब ले गया था तब भी उनको आपस में करीब रखते हैं। इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि ये क्लस्टर्स बनना स्टार्ट हो गए। देन इसी तरह हमारे पास जो टी एस एन है आपको हमारे पास क्या हुआ, इसी वजह से हमारे पास जो 3 और जो 8 थे जो कि कहने के उन दोनों को उसने दिया, उसने 3 की अगर डिजिट्स को देख रहा है, पिक्सल्स को देख रहा है, इमेज को देख रहा है, तो उस टाइम वो क्या करेगा 3 वालों को देखेगा। वो अपने नेबरहुड में ओरिजिनली जब जितनी डायमेंशन थी 784 फीचर्स थे, उस टाइम भी 3
जिनके पास था उनके साथ उनको रखेगा। इस वजह से ट्री के सारे ब्लॉक या कहने में जो पॉड्स हैं, डाटा पॉइंट्स हमें नज़र आएँ वो इकट्ठे नज़र आएँगे। और हालाँकि ए टू उससे थोड़ा मिलता-जुलता था, जिसको पीसीए डिफरेंशिएट नहीं था कर पाया, टीएसए ने उसको अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया हमारे पास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टीएसएन है वो मेनली क्या करता है, लोकल या नेबरहुड्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, और जो पीसी है उसके बरक्स वो ग्लोबल वेरिएंस को चेक कर रहा होता है। तो ग्लोबली वो चेक करता है, और पीसी टीएसएन है हमारे पास वो लोकल जो नेबर में डाटा पॉइंट है उनकी बेस पे उसको सिलेक्ट करता है। इस वजह से हमारे पास ये ज़्यादा अच्छा कहने के विजुलाइज़ करने में, क्लस्टर्स फाइंड करने में, हाई डायमेंशनल डाटा में काम आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि हमारे पास जितने भी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग के भी मॉडल्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, हम डाटा विजुअलाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने देखा। जैसे हमने के मीन्स क्लस्टरिंग देखी थी, हिरार्चिकल क्लस्टरिंग देखी थी, फिर पीपी स्कैन को हमने देखा था। उसके बाद अभी हमने ये फीचर रिडक्शन टेक्निक्स में जो इस्तेमाल होते हैं, पीसीए वगैरह, ये सब चीज़ें भी साथ-साथ देखी हैं। इसकी समझ आ रही है आपको? यहाँ तक समझ आ रही है या मैं रिपीट कर दूँ? ओके देन फिर हम ना लर्निंग कर्व्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग कर्व्स का ना। अच्छा, अब लर्निंग जो कर्व है इसको समझने से पहले ना हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमने देखा था कि लर्निंग कर्व्स बेसिकली हमें ना मॉडल की हमने जब ट्रेन करना है तो उसमें हमने देखना है कि मॉडल ओवर फिट है या अंडर फिटिंग है। इस चीज़ को समझने के लिए लर्निंग कर्व्स हमें मदद दे रही होती है। इसको समझने के लिए हम जो मिसाल ले रहे हैं यहाँ पे, उसको लिए हम कहते हैं कि जैसे हम ना एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट्स से मैंने अभी सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स थी, उनको मैंने सॉल्व किया है। अब वो 3 प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किए अभी तो मुझे मेमोराइज़ हैं। तो जैसे मैं इनको वापस टेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास क्या होगा कि मेरा ट्रेनिंग जो रेट था वो तो हाई होगा, लेकिन फिर भी मुझे वैलिडेशन कराता है, तो उस टाइम वो उतना मेरा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स देखी हैं, मुझे वो तो अच्छे से याद हैं। यानी कि मैं अपने ट्रेनिंग डाटा सेट पे उन्हीं 3 में से कोई मसला भी पूछता तो मैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर बाकी जो 97 प्रॉब्लम है जो मैंने अभी नहीं देखी थी, तो उनमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो नहीं होंगे, तो मैं उसमें बुरा परफ़ॉर्म करूँगा। इसका मतलब मेरा मॉडल अभी क्या है, यानी जो ब्रेन है वो अंडर फिट है। इसी तरह जैसे-जैसे मैं प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करता जाऊँगा, लेट्स से 50 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली, इसका मतलब है 50 प्रॉब्लम्स मेरे लिए मेमोराइज़ करना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या होगा कि जो कह लें हमारे पास जो 50 प्रॉब्लम है उनको मेमोराइज़ करना तो मुश्किल होगा, लेकिन अब मैं उसमें क्या करूँगा, कोई ना कोई कंसेप्ट ढूँढूँगा, कोई ना कोई जनरलाइज़ेशन करना स्टार्ट कर दूँगा। इसी तरह जब 100 प्रॉब्लम की तरफ जाऊँगा, उन सबको भी याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब मैं 100 प्रॉब्लम्स करने के बाद अब कोई मेरे पास अनसीन प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम मेरा कंसेप्ट क्योंकि अब बेटर हुआ हुआ है, तो अब मेरे पास अगर कोई अनसीन प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको अंडरस्टैंड उसको बेटर करूँगा, उसको जनरलाइज़ बेटर करूँगा, उसको सॉल्व बेटर करूँगा। तो अब इस चीज़ को आप देखते हैं कि लर्निंग कर्व्स किस तरह से हमें हेल्प कर रही होती है मॉडल को देखने में कि वो अंडर फिट है या ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है। ये एग्जांपल आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, इसके लिए हमने एक रैंडमली कहने के डाटा सेट लिया, उसको हमने ट्रेन करा लिया लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, और फिर हमने लर्निंग कर्व्स को प्लॉट कर दिया। जब हम उसको लर्निंग कर्व पे प्लॉट कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो रेड लाइन है ये हमारे पास ट्रेनिंग की है। तो देखिए, जब हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट कम था तो उस टाइम हमारे पास जो एरर है वो भी क्या है, कम आ रहा है। लेकिन उसी टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास जब हम वैलिडेशन करना चाह रहे हैं तो उस टाइम एरर ज़्यादा आ रहा है, और इसकी वजह भी हमें समझ आती है क्योंकि हमारा मॉडल अभी अंडर फिटिंग की तरफ है। ज़ाहिर बात है, हमने अभी देखे ही 10 इंस्टांसेस हैं, तो 10 एग्जांपल्स देख के अगर कोई हमारे पास बाकी 90 में से कोई एग्जांपल आ रही है तो हमारे पास क्या होगा, इवेंचुअली उसका एरर मार्जिन ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर हम देखें जैसे-जैसे हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग इंस्टांसेस को बढ़ाते जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास वैलिडेशन एरर भी जो है वो कम होता जा रहा है।
तो अब जैसे-जैसे हमारी ट्रेनिंग एग्ज़ाम्पल्स या हमारा मॉडल बेटर ट्रेन हो रहा है, ऑटोमैटिकली हमारे पास क्या होगा, वैलिडेशन एरर कम होता जाएगा। तो इस तरह लर्निंग कर्व क्या होगी, डाउन आती जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे-जैसे ट्रेनिंग इंस्टेंसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, वैलिडेशन एरर कम होने से हम कहते हैं कि हमारे पास मॉडल बेहतर जनरलाइज़ का है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि हमारे पास अगर ट्रेनिंग और वैलिडेशन इन दोनों की लर्निंग कर्व में गैप ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ भी जा रहा है। अच्छा, आज हम लर्निंग कर्व्स को देख रहे हैं। बेसिकली ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को समझने में या देखने में मदद देते हैं। ओके, अभी आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है। मैं ट्राई करता हूँ। अभी आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है। थोड़ी आवाज़ ऊँची हुई है, तो मैं इस कहने के पिच में बोलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये मैं बता रहा था आपको ना कि हमारे पास लर्निंग कर्व्स हैं। लर्निंग कर्व्स हमारे पास क्या करती हैं कि हमारे पास एक ट्रेनिंग कर्व है, ये रेड लाइन है, और दूसरी ये ब्लू लाइन है, इसमें हमारे पास वैलिडेशन कर्व आ रही है। ट्रेनिंग कर्व में मैंने ये बता रहा था कि जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्योंकि ट्रेनिंग डेटा सेट के सिर्फ कहने ये 10 पॉइंट्स थे, यानी कि 10 इंस्टांसेस थे। अभी हमारा मॉडल उस पे ट्रेन हुआ। तो जब वो इतने थोड़े पॉइंट्स पे ट्रेन होगा, तो डेफिनेटली जो हमारे पास अनसीन डाटा था, उस पे एरर ज़्यादा आएगा। इसी वजह से हमारे पास जो वैलिडेशन की कर्व थी, ये हमारे पास हाई है, यानी कि इसमें एरर का मार्जिन अभी ज़्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे-जैसे इंस्टांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास ट्रेनिंग का जो ये इंस्टांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसी टाइम वैलिडेशन का जो एरर है, कर्व है, वो नीचे आ रही है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि एरर कम हो रहा है, यानी कि हमारा मॉडल चीज़ों को समझने में कामयाब हो रहा है, और इसी वजह से वैलिडेशन का जो एरर है, वो कम हो रहा है। तो अब इसमें हमारे पास ऐसे होता है कि जब हमने देखा कि जब लेट्स से हमने 80 तक हम इंस्टांसेस लेके गए हैं, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि इसके दरमियान कोई एज़ सच डिफरेंस नहीं आ रहा। यानी कि चेंज करने के बाद, इंस्टांसेस चेंज करने के बाद अगर हम यहाँ से देखें, तो एज़ सच इनके स्कोर्स में डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी कि एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी-सी ऊपर गया है वैल्यू, थोड़ी-सी नीचे आ गई, फिर थोड़ी-सी ऊपर गई, फिर थोड़ी-सी नीचे आ गई। अब हमारे पास जब स्टार्टिंग में मॉडल था, तो इसका मतलब है ये अंडर फिटिंग में था, यानी कि इसको भी मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। और जैसे-जैसे इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती गई है, इस पॉइंट पे पहुँच गया ऑलमोस्ट, तो हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल था अब बेहतर जनरलाइज़ कर रहा है। लेकिन हम जैसे-जैसे आगे जा रहे हैं, अब मॉडल में कोई ऐसा बेहतरी नहीं आ रही। वो ट्रेनिंग सेट पे तो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन वैलिडेशन में और ट्रेनिंग की जो कर्व्स हैं, इनमें आपस में गैप ज़्यादा हो रहा है। तो अगर गैप ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं लर्निंग कर्व्स में, तो हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है। तो अब हमारे पास हम अगर हमारे पास मॉडल के दरमियान, यानी कि इनकी लर्निंग कर्व्स के दरमियान गैप ज़्यादा हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब है कि हमें ट्रेनिंग डाटा ज़्यादा चाहिए, या हम अपने मॉडल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि फीचर्स हम कम कर दें, या कोई ना कोई रेगुलराइजेशन टेक्नीक इसमें इस्तेमाल कर दें। और दूसरा ये है कि अगर हमारे पास क्या हो रहा हो, मॉडल है जो वो अंडर फिटिंग की तरफ हो, जैसे स्टार्टिंग में था, यानी कि दोनों जो ट्रेनिंग और वैलिडेशन स्कोर्स थे, या तो वो लो थे या वो दूसरे के करीब थे। तो हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब है कि मॉडल अभी बहुत सिंपल है और अंडरलाइन पैटर्न्स को नहीं देख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई कम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करना चाहिए, या ज़्यादा फीचर्स उसमें ऐड करने चाहिए, और अगर हमने कोई रेगुलराइजेशन टेक्निक लगाई है, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो अब आइडियल हमारे पास जो लर्निंग कर्व होगी, वो कैसी नज़र आ रही होगी ना, तो आइडियल जो लर्निंग कर्व होती है, वो कन्वर्ज हो रही होती है, यानी कि उसकी ना सिमिलर वैल्यूज़ आ रही होती हैं एरर्स की, ट्रेनिंग सेट के ऊपर भी और वैलिडेशन सेट के ऊपर भी। अब इसको हम ना अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ना आइरिस का डेटा सेट लिया है, उससे आप फ़ेमिलियर होंगे। उसके बाद हमने इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन किया। टेस्ट एंड स्प्लिट में हमने इसको स्प्लिट कर लिए, मॉडल हमने डाटा को स्केल भी कर लिए,
उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने ये इनके ट्रेनिंग स्कोर्स वगैरह के मीन वगैरह लेके उसके बाद ये लर्निंग कर्व्स को हमने कहने के प्लॉट किए। उसके बाद आखिर में हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, अगर आप हम ये देखें, इससे आपको शायद बेहतर आइडिया हो जाए कि हमारे पास आयरस का जो डाटा सेट था उसमें आपको याद होगा कि 3 किस्म के फ्लावर्स थे ना। हमारे पास आयरस वर्जिनिका का था, आयरस versicolor का था और आयरस सेटोसा का था। तो हमारे पास इस लर्निंग कर्व में क्या हो रहा है कि जब हमारे पास ये देखें कि ये हमारी जो डेटा है ये ट्रेनिंग डाटा सेट की है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है हमारे मॉडल की ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रही है 80% से। और उसी टाइम जो हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो स्टार्ट हो रही है ऑलमोस्ट 75 से पावर 77 या 78 हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हमारे पास ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है इंस्टांसेस के बेस के ऊपर, तो हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करती गई है। अब ट्रेनिंग एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने की वजह ये थी कि मॉडल ने जैसे जैसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेट को देखा तो उसको बेहतर अंडरलाइंग पैटर्न्स समझने में मदद मिली है और वो ऑटोमेटिकली उसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, इंक्रीज़ होती गई। लेकिन जब हमारे पास क्या हुआ कि 40 इंस्टांसेस तक अगर हम देखें तो वैलिडेशन जो एक्यूरेसी है वो उसमें एज सच इंक्रीमेंट नहीं आया। इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इनके दरमियान स्टिल गैप क्या था, ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 इंस्टांसेस तक हमारे पास मॉडल जो है हमारे पास वो अभी अंडर फिटिंग में था। यानी कि वो ट्रेनिंग पे तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन वैलिडेशन पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास सीन डाटा पे तो अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन अनसीन डाटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फिर जैसे जैसे हम इंस्टांसेस बढ़ाते गए, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हमने इंक्रीज़ की, तो 60 के पॉइंट पे हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो वैलिडेशन और ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी वो बराबर हो गई थी। यानी कि इन दोनों के पास हमारी जो कर्व है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 88% तक एक्यूरेसी दोनों ने शो की है। इसके बाद अगर हम देखें जैसे जैसे इंस्टांसेस हम इंक्रीज़ भी करते गए हैं, तो हमारे पास जो लर्निंग कर्व है वैलिडेशन की और ट्रेनिंग की, ये दोनों आपस में करीब ही रही हैं। अगर एक इंक्रीज़ हो रही है दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। और उसके बाद अब ये हमने सैंपल्स यहाँ पे 100 रखे थे ना, तो अगर हम इसको मज़ीद ट्रेनिंग सैंपल्स देखते हैं तो ये कन्वर्ज हो रही होगी। इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जनरलाइज़ बेटर कह रहा है। अब ये सवाल ये होता है कि लर्निंग कर्व आखिर हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ना, या लर्निंग कर्व्स को देखने का मकसद क्या है। तो जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास जो मॉडल होता है कोई भी, हम जब उसको ट्रेन करते हैं तो उसको ट्रेन करने के बाद अब हमें क्या पता कि हमारा मॉडल ओवर फिट है, अंडर फिट है, या वो जनरलाइजेशन की तरफ बैठे जा रहा है। तो लर्निंग कर्व इस चीज़ को समझने में हमें हेल्पफुल होती है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे भी तो हमारे पास जो मॉडल की एक्यूरेसी थी वो 90% पे थी। और यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैलिडेशन सेट है उस पे भी इवन 86% है 14 इंस्टांसेस के पास भी। तो अब 86% भी वैसे तो गुड एक्यूरेसी है, लेकिन अगर हम देखें तो जब ये रियल वर्ल्ड में हमारा मॉडल यहाँ से डिप्लॉय होकर चला जाए तो इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग का उसके दरमियान गैप ज़्यादा था। और यहाँ से हमें पता लगा कि अच्छा नहीं, ये तो ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। या किसी का कोई सवाल है? सवाल नहीं है किसी का? फिर नेक्स्ट चलें हम, क्रॉस वैलिडेशन करो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्रॉस वैलिडेशन। अच्छा, अब क्रॉस वैलिडेशन जो टेक्नीक है उसको समझने से पहले आपको याद होगा हमारे पास टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का फंक्शन हम यूज़ करते थे जब भी हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं। जैसे अभी भी हमने जब ये मॉडल ट्रेन किया तो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया था, अपने डाटा सेट को टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का फंक्शन कॉल करके डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो अब हमारे पास टेस्ट ट्रेन स्प्लिट के होते हुए हमें फिर क्रॉस वैलिडेशन की क्या ज़रूरत आई है ना, या क्या वजह बनी कि हमने इसको। जी जी, बताएं, सवाल पूछें। ओके, जब अज़ान खत्म होगी मुझे बताइएगा।
ओके, हम वापस लेक्चर रिज्यूम करते हैं। हम क्रॉस वैलिडेशन को ना अब करने जा रहे थे, और मैं बता रहा था कि हमारे पास जो है टेस्ट एंड स्प्लिट को हम या उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें अब हमारे पास ना मसला क्या है। हम जब टेस्ट एंड स्प्लिट यूज़ करते थे तो उसमें हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे कि हम दो सेट्स बनाते थे, एक टेस्टिंग के लिए और एक ट्रेनिंग के लिए। यानी कि 80% डाटा हम ट्रेनिंग के लिए ले लेते थे, 20% टेस्टिंग के लिए। अब उसमें एक मसला था, क्या पता जो हम 20% जिस पे हम मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहे, उसी में कुछ खास डाटा मौजूद हो जो मॉडल के लिए समझना ज़रूरी था, लेकिन हम मॉडल ने तो उसको देखा ही नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे ले लेते हैं ना, कि जैसे हमारे पास आयरस का डाटा सेट है, उसमें लेट से 150 हमारे पास टोटल फ्लावर्स हैं। तो 150 जो फ्लावर्स हैं उनमें से 50 हमने कहा आयरस सेटोसा के थे, 50 आयरस वर्सिकुलर के और 50 आयरस विर्जिनिका के। अब हमने जब उसको डिवाइड किया तो उसने 100 डाटा सेट ट्रेनिंग के लिए लिए और 50 के लिए 50 को उनसे रखे ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट के लिए। अब जो 100 ट्रेनिंग के लिए उसने रखे, उसमें तो आयरन सेटोसा का है ही नहीं। वो आयरन सेटोसा सारे के सारे जो 50 थे वो हमारे पास कितने ना टेस्टिंग सेट में। अब फिर जब मॉडल सिर्फ ट्रेन ही वर्जिनिका और वेसिकुलर पे हुआ है, तो सेटोसा को प्रिडिक्ट कैसे करेगा। तो इस वजह से हम हमारे पास क्या होगा कि टेस्ट प्लान स्प्लिट में हम हमारे पास जो डाटा है वो अगर रैंडमली भी चूज़ करता है, तो अब हो सकता है वो जो 20% डाटा है हमारे पास, वो क्या हो कि ऐसा डाटा हो, इंपॉर्टेंट डाटा हो जो कि मॉडल को लर्निंग के लिए ट्रेनिंग में मदद हेल्पफुल हो सकता था, लेकिन अब वो मॉडल तो उस पर ट्रेन नहीं हुआ। तो अब मॉडल की एक्यूरेसी बेशक अच्छी आ रही है, लेकिन अगर उस प्रकार से डाटा आ गया तो फिर उसके लिए प्रिडिक्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास क्या नहीं, क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक एंट्री लेती है। अब जब क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक आती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हम लेट्स से इसमें ना हम के की वैल्यू सेट करते हैं, ये आपको के फोल्ड नज़र आ रहा होगा ना। जैसे मैं इसकी वैल्यू अगर 5 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि वो हमारे जो सेट है ना उसके 5 सेक्शंस बना लेगी। तो अब वो क्या करेगी कि पहली दफ़ा जब क्रॉस वैलिडेशन हम अप्लाई करेंगे तो जो सेक्शन 1 है उसको हमारा एज अ टेस्टिंग सेट लेगी, और बाकी जो रिमेनिंग 4 सेक्शन थे यानी कि 2, 3, 4 और 5 उनको एज अ ट्रेनिंग सेट लेगी, और हमारा मॉडल उन पे ट्रेन होगा। 2 टू 5 पे ट्रेन हो गया और सेक्शन 1 पे क्या हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी, और हमें एक स्कोर मिल जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, जब नेक्स्ट के फोल्ड की साइकिल आएगी, यानी कि अब हमारे पास हम ना दूसरी दफ़ा करने लगे, यानी कि ये फोल्ड की वैल्यू मैंने 5 रखी थी ना, तो हमने अभी जो मॉडल को ट्रेन किया अभी वो 1 की वैल्यू पे ट्रेन किया, यानी कि सेक्शन 1 को एज अ टेस्टिंग लिया। दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, सेक्शन 2 को एज अ टेस्टिंग ले लेंगे, और बाकी जो 4 सेक्शन होंगे उनको एज अ ट्रेनिंग ले लेंगे। इस तरह हम 5 टाइम्स क्या कर सकते हैं कि पाँचों मरतबा हर थोड़ा थोड़ा 20% जो डाटा है उसको हर बार टेस्टिंग के तौर पे ले लेंगे। इस तरह हमारा मॉडल एक्यूरेटली सारे डाटा को सीन भी कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें हर दफ़ा डिफरेंट एक्यूरेसी का स्कोर वो भी हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये जो सेक्शंस हैं इनको हम के फोल्ड के थ्रू ना डिफाइन करते हैं, कि के फोल्ड की वैल्यू हम अगर 5 रखते हैं तो इसका मतलब अगर 5 डाटा सेट के जो बजाय इसके कि 2 कहने के हिस्सों में पार्टीशन हो, उसकी 5 हिस्सों में पार्टीशन हो जाएगी। तो वो मॉडल ऑटोमेटिक खुद ही करता है। देन उसके बाद हमारे लिए एसकेरन ने काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, तो हमें क्या है स्क्रैच से सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती। तो बाकी तो आप फ़ैमिलियर हैं आइरिस के डाटा सेट से और लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी, स्टैंडर्ड स्केलर वगैरह से भी। तो हमने सिर्फ क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, के फोल्ड और ये स्ट्रेट टी फील्ड के फोल्ड होता है एक हमारे पास, इनको हमने इम्पोर्ट किया। ये हम देखेंगे कि सिंपल के फोल्ड में क्या फ़र्क है और स्टैटिक के फील्ड के फोल्ड में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास क्या हुआ, उसी तरह हमने डाटा सेट को ट्रेन करना, उसी तरह हमने मॉडल भी बता दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। अब के फोल्ड किधर काम आती है ना, के फोल्ड में हमने देखें यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इसका एन स्प्लिट्स का ना। इसमें अगर हम जो वैल्यू अब अभी बात करते हैं ना सेक्शंस की, तो ये एन स्प्लिट्स की वैल्यू हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 5 यानी कि 5 स्प्लिट्स करनी है डाटा सेट की, और शफल हमने 2 रखा, यानी कि शफलिंग करके रखनी है। उसके बाद हमने के फोल्ड स्कोर को हमने कहा कि जब हमारा जो मॉडल है, ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है हर दफ़ा कॉल होगा, उसके बाद इसकी एक्यूरेसी स्कोर को वो स्टोर कर लेगा। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, बेसिकली एक्यूरेसी स्कोर हर फोल्ड की तरफ आ जाएगा। इसकी आउटपुट से शायद आपको अंदाज़ा हो जाए, जैसे ये देखें हमारे पास ये एक पहली दफ़ा जब के फोल्ड चला 0.96 यानी कि 96% एक्यूरेसी है, फिर 83%,
एंड देन 90%, फिर 90% और फिर 93%, यानी कि 5 टाइम, क्योंकि हमने स्प्लिट्स 5 किए थे, तो 5 दफ़ा हमारा मॉडल ट्रेन हुआ और 5 दफ़ा उसने एक्यूरेसी के स्कोर हमें प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, जो हमारे पास के फोल्ड है ना, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है, इसमें ऑटोमेटिक ही खुद से फिर जब उसके 5 सेक्शंस बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली हर दफ़ा बारी-बारी एक सेक्शन को जो है कह लें कि सिलेक्ट कर लेता है एज़ अ टेस्टिंग के लिए, और नेक्स्ट जब लूप चलती है उसमें वो उसको ट्रेनिंग शामिल कर लेता है, और जो ट्रेनिंग में ऑलरेडी 4 मौजूद थे उनमें से किसी एक को एज़ अ टेस्टिंग के तौर पे ले लेता है। लेकिन है पाँचों दफ़ा डिफरेंट, 5 कह लें कि डिफरेंट 5 जो सेट्स बनेंगे, हर दफ़ा एक-एक एज़ अ टेस्टिंग अप्लाई होगा, और बाकी जो इधर 4 होंगे वो हमारे पास ट्रेनिंग में इस्तेमाल होंगे। ये चीज़ समझ आ रही है साथ-साथ, और ये कल पता लगा, जैसे देखें ना हमारे पास अगर लेट्स से सिमिलर रिपीट होता कोई डाटा सेट ना, तो दे हमारे पास क्या है कि जो एक्यूरेसीज़ की वैल्यूज़ थी, वो फिर इतनी ज़्यादा चेंज क्यों होती हैं, क्यों ना होती। तो हम देखें ना हर दफ़ा ऑलमोस्ट थोड़ी-थोड़ी चेंज है, यहाँ पे 2 जगह पे सिमिलर आई है, बाकी जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ है वो चेंज आई हैं। अब इसका साथ नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये हो जाता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, अब मॉडल ने हमारा कहने के पूरा डाटा भी देख लिया, ट्रेन भी हो गया, हमने उसकी टेस्टिंग भी कर ली, और अब हमारा जो मॉडल है उसकी इसके जो 5 डिफरेंट हमारे पास, यस, ये डिपेंड करते हैं एन स्प्लिट्स की वैल्यू पे ना, ये जो हम एन स्प्लिट्स की वैल्यू है ना, इसको हम करते हैं, यानी कि 5, वो एक दफ़ा 5 में डिवाइड कर देगा डाटा सेट को, और अगली दफ़ा उन डाटा सेट्स जो होंगे, जो 5 पार्टीशंस हो गई या 5 सेक्शंस बन गए, फिर बारी-बारी उन्हीं 5 सेक्शन को यूज़ करेगा, और हर एक जो सेक्शन है उसको जो एक दफ़ा उसने डिवाइड कर दी, उन्हीं को फिर यूज़ करता है। सर, तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम इसको जितने मर्जी स्प्लिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये हमारी अपनी चॉइस होती है, और ये साथ डिपेंड करता है डाटा सेट के ऊपर कि हमारा डाटा सेट कितना कहने के बिग है। तो ये जब अभी आपने कहा है ना कि ये लूप में जो है डाटा सेट्स को टेस्ट करता है और एक्यूरेसी स्कोर देता है हमें, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी एक्यूरेसी होगी उसके ऊपर मॉडल ट्रेन होगा। ये नहीं, फिर ये हमारे पास क्या करता है, उसी हम मीन एक्यूरेसी ले लेते हैं, और साथ इससे ना हमारे पास ये हो जाता है, जब हमारे पास मीन एक्यूरेसी आती है ना, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे मॉडल है इस केस में। या दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास हाई एक्यूरेसी आई थी ना, उस सीन में या उस केस में हम ये कह सकते हैं वहाँ पे हमारे पास जो उसने ट्रेनिंग सेट कहने के चूज़ किया था ना, वो बहुत अच्छा था। इस वजह से उसने क्या किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, या अच्छी रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। अच्छा, मीन एक्यूरेसी का मतलब ये होता है ना कि हमारे पास ये जो 5 ये एक्यूरेसीज़ आई थी ना, हमने इनका मीन ले लिया, आम अल्फाज में जिसको हम एवरेज कहते हैं हमारे पास, यानी कि इन सबको ऐड कर 5 पे हम डिवाइड कर देंगे तो मीन एक्यूरेसी आ गई। अच्छा, अब साथ हमने एक चीज़ और कैलकुलेट की है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं ना, यानी कि अब ये हमारे पास 4.42% आई है। ये अब हमें क्या बता रही होती है? सीवी स्कोर में कह लें कि जो मेन चीज़ है आखिर पे क्रॉस वैलिडेशन में जो किरदार अदा करती है, वो हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन का ये स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। कि हमारा जो मॉडल था, अगर वो अच्छा ट्रेंड ना हो रहा होता, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी या परसेंटेज या मार्जिन ऑफ एरर या जितना एक दूसरे से फ़र्क है वो ज़्यादा होता है। ये सिर्फ 4.42% है, यानी कि अगर हम देखें तो ये 96% था, ये 83% है, यानी कि यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, अगले में 90% यानी कि 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, और फिर हमारे पास 0.93 यानी कि 3 का डिफरेंस हुआ। तो ये जो स्कोर होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि हमारा मॉडल हर दफ़ा डिफरेंट ट्रेनिंग सेट्स पे जब ट्रेन भी हुआ, तो उसमें कितना 1% हमारे पास एक्यूरेसी में फ़र्क आया है, तो वो कितना सिर्फ 4.42% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉडल जनरलाइज़ अच्छे तरीके से कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया?
किस चीज़ की समझ नहीं आई बोला? ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है इसकी? जी सर। ओके। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 4.42%। ये हमें क्या बता रहा होता है? ये हमें ये बता रहा होता है कि हमारा मॉडल अगर पहली दफ़ा ट्रेन हुआ उसने 96% एक्यूरेट दिया रिज़ल्ट, सेकंड टाइम 83%, फिर 90%। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर दफ़ा एक्यूरेसी में कितने परसेंट चेंजिंग आ रही हैं। तो इस एरर को फिर हम ढूँढते हैं कि आखिर हमारा मॉडल अगर इस एरर में कहने परसेंटेज ज़्यादा यानी कि 20% हो या 30% हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉडल अच्छे से जनरलाइज़ नहीं कर रहा। और जितना ही एरर हमारे पास कम होता है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास हर दफ़ा जो मॉडल की एक्यूरेसी है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। यानी कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक दफ़ा हमारा जो मॉडल है एक ट्रांजिशन पे 96% एक्यूरेसी दे रहा है, दूसरी मरतबा वो क्या करे 58% एक्यूरेसी दे रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा मॉडल फिर चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं रहा। एक ट्रेनिंग सेट पे वो 96% चीज़ें एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा है, दूसरे ट्रेनिंग सेट पे आए तो 58% में आ गया। जब वो एरर ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा एक्यूरेसीज़ के दरमियान, तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू वो इंक्रीज़ करेगी, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी हमारे केस में क्योंकि डिफरेंस कम है इसलिए इसकी वैल्यू कम आई है, तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म किया। ओके, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो दूसरा एक पैरामीटर है जो हम इसको दे सकते हैं, एक तो हमने करा सिंपल के फोल्ड, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है स्ट्रैटिफील्ड के फोल्ड ना। अब दोनों के पैरामीटर्स आगे सेम ही होते हैं, सिर्फ एक में हम सिंपल के फोल्ड को कॉल करते हैं, एक में हम स्ट्रैटिफील्ड के फोल्ड को कॉल करते हैं। अब फ़र्क क्या होता है कि जो स्ट्रैटिफील्ड है ना उसमें हमारे पास जो ग्रुप बनता है ना या लेयर्स बनती हैं, वो हमारे पास इस तरह से स्प्लिट होती हैं कि वो सारी जो हमारे पास कहने जो टारगेट सेट होगा ना उसकी हर एक जो इमेज होगी, क्लास होगी, उसको परसेंटेज को इंक्लूड रखेगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपको, जिस तरह हमने आइरिस डाटा सेट की जो मिसाल ली थी कि 50 सैंपल्स हैं तीनों के ना, विर्जिनिका के भी, वर्सिकुलर के भी और सेटोसा के भी। तो अब हमारे पास हर दफ़ा जब वो करेगा उसको तो 10 सेटोसा के लेगा, 10 विर्जिनिका के लेगा और 10 वर्सिकुलर के लेगा, यानी कि तीनों के 10-10 मौजूद होंगे, क्योंकि 150 अगर टोटल है तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो 30 का ग्रुप बनता है ना एक सेक्शन में, यानी कि 30 सैंपल्स होंगे एक ग्रुप में या एक सेक्शन में। तो अब हमारे पास उन 30 में वो ऐसे भी कर सकता था ना, सिंपल के फोल्ड में हो सकता है वो ऐसे करे कि 20 वो ले ले सेटोसा के, 20 वर्जिनिका के और 10 ले ले वर्सिकुलर के। फिर अगले किसी में जब वो जाएगा तो वहाँ पे फिर वर्जिनिका या सेटोसा में से किसी एक के कम हो जाएंगे 10, तो बाकी दोनों के ज़्यादा होंगे। तो उस वजह से भी मॉडल हो सकता है उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को ना समझ सके। तो अब हमारे केस में जब हम स्टैटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम क्या होगा कि उसने हर जो टारगेट ले रहा है या हर क्लास है उसके इक्वली डाटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में लेके जाना है। बाकी उसके भी जो काम करने का तरीका है या वर्किंग का वो सेम है हमारे पास में, उसी तरह से ये काम करता है, उसी तरह हमने इसकी भी कैलकुलेट की, उसी तरह इसकी भी एक्यूरेसीज़ हमारे पास आ गई 93%, 96%, 80%, 93% और 86%। इस केस में अगर हम देखें तो मीन एक्यूरेसी 90% रही है हमारे पास, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड वेरिएशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 5.96 है ये। यानी कि हमारे इस केस में भी सिंपल के फोल्ड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बनिस्बत स्ट्रैटिफील्ड के। अब हमने जो अप्लाई किया है दोनों चीज़ों को, इनको हम ना लर्निंग कर्व पे भी देख लेते हैं, जो भी हमने मॉडल ट्रेन किए हैं। तो ये देखें शुरू में हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100% थी ना, कि अभी हमने देखे ही ज़ाहिर बात है कहने के 8 या 10 फ्लावर्स थे, तो उन 8-10 फ्लावर्स को हमें ज़बानी याद हो गया कि ये वाला सेटोसा का और ये वर्सिकुलर के, तो इसलिए हमने 100% सही प्रेडिक्ट कर दी। फिर आस्ता-आस्ता जैसे हमारे पास इंस्टांसेस ज़्यादा होते गए, जैसे 90 तक चले गए, तो देखें ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी है वो नीचे आती गई है। यानी कि अब ज़ाहिर बात है अब हमें याद तो नहीं है ना कि कौन-सा फ्लावर विर्जिनिका टाइप का था, कौन-सा सेटोसा टाइप था। अब हमें कोई ना कोई इनकी फीचर्स को याद रखना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई कंसेप्ट लेना पड़ेगा। जब हम वो कंसेप्ट लेंगे तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फिर हमें अब प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी कि आया ये वाला वाक़ई वर्जिनिका का था या वर्सिकुलर का था। तो हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी थोड़ी नीचे आती गई। लेकिन फिर एक ख़ास इंस्टांसेस के बाद हम इतने ज़्यादा अच्छे ट्रेन हो गए कि उसके बाद जैसे 100 इंस्टांसेस के बाद या 100 सैंपल्स देखने के बाद हम इतने अच्छे ट्रेन हो गए कि उसके बाद हमारी गलतियाँ कम हुई, यानी कि मज़ीद हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी नीचे नहीं आई और वो 90% से ऊपर ही रही है।
और दूसरी तरफ उसी टाइम हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास कह लें कि वैलिडेशन एक्यूरेसी थी स्टार्टिंग में वो क्या थी 65 या 66% के ऊपर थी, और आस्ता आस्ता जैसे इंस्टांसेस ज़्यादा होते गए हमारे पास जो वैलिडेशन एक्यूरेसी थी वो भी क्या होती गई है, इंक्रीज़ करती गई है। अच्छा, ये तो हम एक्यूरेसी ना ट्रेनिंग के सेट के ऊपर ना, कि ट्रेनिंग में हम कितने अच्छे थे, क्योंकि हमने जो देखे थे उसी पे हम देखते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं इसको ना, देख रहे थे चीज़ों को। तो हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करती जा रही थी, या एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज़ नहीं हुई। तो इसी तरह वैलिडेशन जो एक्यूरेसी थी, जो अनसीन फ्लावर था, उस पे हम इतने अच्छे नहीं थे, उस पे हमें नहीं था पता कि हम उसको क्या प्रेडिक्ट करें कि आया वो आइरिस virginica टाइप का है, या आइरिस सेटोसा टाइप का है, या आइरिस वर्सिकुलर में से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमारे पास जो वैलिडेशन एक्यूरेसी थी वो बिल्कुल लो थी, यानी कि 66% थी। फिर जैसे-जैसे हमारे पास सैंपल्स इंक्रीज़ होते गए और 90 सैंपल्स तक जब हम पहुँच गए, तो उस टाइम हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एकदम से वैलिडेशन एक्यूरेसी ज़्यादा होती गई। यानी कि जब हम ट्रेन बेटर हुए, उसी टाइम हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ करती गई। और अब अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जब गैप बहुत ज़्यादा था और ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई थी और वैलिडेशन लो थी, तो यहाँ से अब आपने बताना है कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल ओवर फिटिंग में था या अंडर फिटिंग में था। अच्छा, ट्रेनिंग एक्यूरेसी यानी कि जब हम ट्रेनिंग डाटा सेट अप्लाई कर रहे थे उस टाइम जो एक्यूरेसी निकलती है, और फिर जब हम उसको टेस्ट करते हैं, यानी कि टेस्ट के लिए जो हमने डाटा सेट साइट पे किया था, उस टाइम जो उस पे जब हम रिजल्ट देते हैं उस टाइम जो एक्यूरेसी होगी वो वैलिडेशन एक्यूरेसी होगी। अच्छा, अब अभी हमने ऊपर लर्निंग कर्व को समझा था ना, तो अब आप ये बताएं कि हमारे पास ये मॉडल जो होगा इस जगह पे अंडर फिट होगा या ओवर फिट होगा। नहीं समझ आ रही, या मैं बता दूं, लर्निंग कर्व की समझ आई थी ना, जो हमने ऊपर देखे थे, जहाँ पे मैंने बताया था कि मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ कब जा रहा होता है और अंडर फिटिंग में कब जा रहा होता है। अच्छा, इसके ना एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास ना हमने सिंपल एक मॉडल को ट्रेन किया, उस टाइम उसकी जो ट्रेनिंग सेट को ही हम दोबारा जब चेक करते हैं ना, जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, मैथ की एग्जांपल ले लेते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, या मैथ की ले लेते हैं वो बेहतर है। अब मैथ की एग्जांपल्स में हमारे पास क्या होगा कि मैंने अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब वो 10 जो मैंने सॉल्व किए मैंने सीन किए ना, अब उन 10 में से कोई मुझसे पूछेगा दोबारा उसी टाइम, तो मैं तो फ़ौरन बता दूँगा कि क्योंकि ये 10 की मैथ की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व की थी। यानी कि मैंने जिस पे मैं ट्रेन हुआ जिन सवाल्स के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, वही मैंने 10 दोबारा सॉल्व भी कर दी। इसलिए मेरी एक्यूरेसी क्या थी 100%। वैलिडेशन एक्यूरेसी हमारे पास तब आती है जब क्या हुआ कि उन 10 की बजाय मुझसे किसी ने क्या किया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो मुझसे किसी ने पूछ लिया। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैंने सॉल्व करने की कोशिश की तो मेरे पास क्या हुआ, मैं उनमें से थोड़े बहुत सॉल्व कर पाया, कुछ मुकम्मल सॉल्व हो गए, कुछ आधे में सॉल्व हुए। तो उस टाइम मेरी एक्यूरेसी 65 या 60% हुई। फिर जैसे-जैसे मैंने क्या किया कि मैं मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करता गया, लेट्स से मैंने यहाँ पे कह लें कि 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि अब पहले 10 जब मैंने किए थे तब तो मुझे याद थे फ़ौरन, इसलिए मेरी एक्यूरेसी भी 100% थी। लेकिन अब मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब मुझे 90 प्रॉब्लम मेरे ज़हन में तो नहीं रहेंगी ना, या मेरे माइंड में तो नहीं रहेंगी, मैं उनको मेमोराइज़ नहीं कर सकता। अब मुझे उनका कंसेप्ट हो गया। अब जब मुझे कंसेप्ट हो गया तो अब जब मैंने मुझसे किसी ने अनसीन डाटा के ऊपर पूछा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या हुआ कि मुझे पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैंने अब 90 प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है इसके रिलेटेड, तो अब मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं बेहतर रिप्लाई कर सकता हूँ या बेहतर उसका आंसर दे सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती गई वैलिडेशन के ऊपर, यानी कि अनसीन डाटा के ऊपर मैं 75% पहले अच्छा परफॉर्म किया। फिर ये जब ये ऑलमोस्ट 90% में था उस टाइम मैंने तकरीबन 80% प्रॉब्लम्स को अनसीन को भी सॉल्व कर लिया। तो होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या है और वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या है। ओके, फिर अब देन अब आपने बताना है कि हमारे पास ये मॉडल शुरू में ओवर फिटिंग में था या अंडर फिटिंग में था।
अंदाज़ा ही बंदा लगा देता है कि हमारे पास मॉडल ओवर फिटिंग में है या अंडर फिटिंग में था। जी, जी बताएँ कि मॉडल हमारे पास स्टार्टिंग में ओवर फिटिंग में था या अंडर फिटिंग में था? मतलब यहाँ से देख के लर्निंग कर्व्स को आपको क्या आइडिया हो रहा है? अच्छा ये देखिए, हमारे पास ना मॉडल यहाँ पे अभी अगर ट्रेनिंग सेट पे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हो ना और वैलिडेशन सेट पे बुरा परफ़ॉर्म कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो ओवर फिटिंग में है। क्यों भला? क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे से उसने बहुत अच्छा समझा, उसने उन चीज़ों को मेमोराइज़ कर लिया और जब उसको अनसीन डाटा दिया तो उस टाइम उससे कोई काम नहीं हुआ, वो अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल क्या था, ओवर फिटिंग में था। और फिर जैसे-जैसे हमने ट्रेनिंग इंस्टांसेस इंक्रीज़ करते गए हैं, हमारे पास ऑटोमेटिकली जो वैलिडेशन जो स्कोर था या वैलिडेशन एक्यूरेसी थी वो भी इंक्रीज़ होती गई। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ज भी हो रही है। तो इसका हम कन्वर्ज से मुराद है कि दोनों जो लर्निंग कर्व है एक-दूसरे के करीब आ रही हैं। तो जितनी एक-दूसरे के करीब आती हैं इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जनरलाइज़ बेटर कर रहा है। तो अब इसका ना एक कह लें कि सिंपल सी इक्वेशन सी भी होती है या सिनेरियो मैं समझाता हूँ कि जब हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा हो और वैलिडेशन एक्यूरेसी कम हो, तो उस टाइम हम मोस्ट लाइकली यही कहते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों एक्यूरेसी कम हो यानी कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी 50% के लगभग होए, वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 50% के लगभग हो या इससे भी लो भी हो, उस टाइम हम कहते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है मोस्ट लाइकली क्या होगा, अंडर फिटिंग की तरफ होगा। क्योंकि एक्यूरेसी देखते हैं दोनों लो है, ना मॉडल ट्रेनिंग सेट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना वैलिडेशन पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो गुड फिट मॉडल होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास दोनों की जो एक्यूरेसीज हैं वो 80% के अराउंड होंगी, यानी कि दोनों, और उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि जितना उन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो या तो ट्रेनिंग सेट पे अच्छा परफॉर्म करो, मोस्ट लाइकली वो ओवर फिटिंग की तरफ चला जाता है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपके पास। ओके, देन अब इस तरह से कि आज की हमारी क्लास यहीं पे अभी ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट जो क्लास है इसमें अब कह लें कि आपके पास हम कोई एक प्रोजेक्ट लेंगे और उस पे मुकम्मल कह लें कि स्टार्टिंग से जो हमने मशीन लर्निंग जब स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे ताकि हमें पता लगे कि किस तरह से चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। अच्छा जी, जी। आपने पूछा था कि व्हाट्सएप ग्रुप सर जॉइन किया है। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी। जी, जी, फ्राइडे को। तो क्लास 8 PM पे स्टार्ट होती है कि 8:30? नहीं, 8 बजे क्लास का टाइम है वैसे। वो 8:05 पे स्टार्ट कर देते हैं। सही। सर ये अच्छा, मशीन लर्निंग की जो प्रीवियस क्लासेस थी ना वो मैंने अटेंड नहीं किया, आप मुझे बता सकते हैं किस डेट से स्टार्ट होती है? सॉरी आपकी आवाज़ नहीं सही आई। मैं पूछ रही हूँ कि जो मशीन लर्निंग के सेशन हैं मेरी प्रीवियस क्लासेस यूज होंगी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस डेट से ये स्टार्ट हुई थी? एमएल की क्लासेस मेरे ख्याल से, या आप इसकी ना गिटहब रिपो है जेनेट की, वहाँ पे जाएँगे ना, वहाँ पे डेट वाइज़ एमएल के सेशंस भरे हुए हैं, तो वहाँ से आपको एग्ज़ैक्ट डेट पता लग जाएगी। अराउंड कोई मेरे ख्याल से 29 में ही थी या इससे पहले थी, मई में शायद स्टार्ट हुई थी। जेनेट की जो गिटहब का होगा ना, उस पे आपने देखा वहाँ पे ना सारे कह लें कि क्लास वाइज़ जो नोटबुक्स हैं ना, जो हम इधर अभी डिस्कस करते हैं, वो सारी नोटबुक्स वहाँ पे अपलोड कर दें ताकि कोडिंग में कोई मसला आता है तो आप वहाँ से वो नोटबुक्स देख सकते हैं। सर और कहाँ बाकी पे? उसकी जो गिटहब पे उसका लिंक ग्रुप में पहले शेयर किया था, मैं आज दोबारा शेयर कर दूँगा।
अच्छा, ये जो हमारे पास जो एमएल है बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया था मैम अक्सा ने। मैम अक्सा को शायद आप जानते होंगे। तो इसमें हमारे पास ये है कि मैम ने पहले पाइथन का कोर्स कराया था, देन उसके बाद डाटा साइंस की तरफ अगर हम जाएँ तो उसमें अगली चीज़ आती है मशीन लर्निंग और फिर डीप लर्निंग। तो अभी हमारा ये मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा है और देन उसके बाद जो जैसे ये कंप्लीट होगा, अभी जो फ्यू लेक्चर्स रह गए हैं मशीन लर्निंग के, उसमें यही है कि हमने कोई एक मेन प्रॉब्लम लेनी है और उसको मुकम्मल सॉल्व करना है। मतलब जो कुछ हमने इस पूरे में कहने के सीखा है अभी तक, वो सारी हमने चीज़ें अप्लाई करनी है। और साथ आपकी ना क्रिएटिव थिंकिंग भी होगी और आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा कि आपने जो डाटा सेट लिया है उस पे आप जितने मॉडल्स आपने देखे हैं अभी तक कराए गए हैं, उनमें से कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेगा। और जो सारी टेक्निक्स हैं प्री प्रोसेसिंग की डाटा को, वो सारी आपने चीज़ें साथ देखनी है। हेलो। जी जी। जी जी बोलें। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोलें।